हाँ जी, तो जितनी जल्दी हमारे पेशेंट का डायग्नोज होगा उतना ही जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो पेशेंट को बचाना हमारा मेन मोटिव है, तो डायग्नोज हमारा एब्रप्ट फास्ट होना चाहिए। एब्रप्ट फास्ट डायग्नोज के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सिम्टम किस टाइप के पॉइज़न की वजह से होते हैं। जैसा पॉइज़न होएगा वैसे उसके सिम्टम्स होंगे। इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए हम अगतंत्र को पढ़ते हैं, टॉक्सिकोलॉजी को पढ़ते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें कि क्या निरुक्ति होती है, जैसे टॉक्सिकोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ शब्द है, अगध तंत्र। अगध जो शब्द है वो गद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रोग, पीड़ा या विष। ठीक है, तो जो गद है वो रोग को डिनोट करता है, पीड़ा को डिनोट करता है, विष को डिनोट करता है। अगर हम उसके आगे अ लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है विष को खत्म करना, विष का नाश करना। तो भाव ये कि अगतंत्र आयुर्वेद की वो शाखा है जो विषों के बारे में बताती है और विषों का नाश करने के बारे में बताती है। आयुर्वेद के 8 अंग हैं, ये आपको पता ही है। अष्टांग आयुर्वेद के बारे में हम हमेशा ही बात करते रहते हैं। अष्टांग आयुर्वेद होता है आयुर्वेद के 8 अंगों में से जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है वो होता है अगतंत्र। अगतंत्र को पढ़ते तो हम सेकेंड ईयर में जाके हैं, इसलिए कि हम पहले उसकी बेसिक चीज़ों को पढ़ लें, कि हम ये जान लें कि बॉडी में नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या होती है और अब नॉर्मल क्या हो रहा है। जब तक हमें नॉर्मल प्रोसेसिंग का नहीं पता चलेगा तब तक हम उसकी अब नॉर्मेलिटी के बारे में नहीं जान सकेंगे। इसलिए अगतंत्र को पढ़ना ज़रूरी है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगतंत्र को पढ़ने का प्रयोजन क्या है या उसकी उपयोगिता क्या है। वैसे तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि अगतंत्र को हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि अगतंत्र को हम पर्टिकुलरली अगतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगतंत्र की उपयोगिता के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यही होता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह के 100 वर्ष तक जीवित रहना चाहता है। उसके लिए वो आहार विहार हर चीज़ का ध्यान रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में होती रहती हैं और वो हमें लगता है कि वो हितकर हैं, लेकिन वो हितकर होती नहीं है। ठीक है, तो उन चीज़ों का जब संयोग होता है, उनका जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो विरोधी का हार के रूप में हमारे अंदर गर्विश के रूप में इकट्ठा होता रहता है, जो मृत्यु का कारण तो नहीं बनता है, नो डाउट आमतौर पे मृत्यु का कारण नहीं बनता है, लेकिन वो विष हमारे लिए किसी न किसी बीमारी का, किसी न किसी दुख का कारण बन जाते हैं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने के लिए अगर हमारे अंदर कोई भी पीड़ा है तो व्यक्ति स्वस्थ महसूस नहीं करेगा। स्वस्थ महसूस नहीं करेगा तो फिर हमारा जो आयुर्वेद का प्रयोजन है हम उसे अचीव नहीं कर सकेंगे। इसलिए आयुर्वेद के प्रयोजन को अचीव करने के लिए बड़े विष और छोटे विष, जिन्हें हम गर विष कह सकते हैं, जो शरीर में छोटे छोटे रोग पैदा कर सकते हैं, जो शरीर को छोटे छोटे दुख तकलीफें दे सकते हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपने देखा है कि इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारे मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर भी होते हैं समटाइम्स स्पाइडर। और हर व्यक्ति के पास सेल्फ डिफेंस का एक प्रोसेस होता है। तो जितने सुंदर एनिमल्स होते हैं उनका जो विष होता है उतना ही विषैला होता है, ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सकें। चाहे वो फिश होती हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स होते हैं, चाहे वो स्नेक्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे शरीर पे विषैला प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, इन इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये इंसेक्ट हमें डस कर, हमारे अंदर डंक मार कर या सम अदर वे, जो वे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इन वेज के द्वारा हमारे अंदर अपना विष इंसर्ट कर देते हैं और ये विष धीरे धीरे या इमीडिएटली हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे नहीं है कि सबका डंक ही विषैला होता है,
कुछ प्राणियों का, कुछ इंसेक्ट्स का जो लार है, जैसे डॉग का लार वो विषैला होता है, कईयों का मल मूत्र विषैला होता है, कईयों का जैसे स्पाइडर्स होते हैं उनका जो वेब है वो विषैला होता है। तो ये कहना मुश्किल है कि सबका डंक ही विषैला होता है, सबका अलग अलग चीज़ें विषैली होती हैं और उसी के बारे में हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी वनस्पतियाँ भी ऐसी हैं जो विषैली होती हैं। तो अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे अफीम है, भांग है, भिलावा है। तो आप कहोगे इन सब की तो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिसिन हमने देखी भी हैं, खाई भी हैं, यूज़ भी करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि ये सारी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी चीज़ जब हम उसे शुद्ध अवस्था में और मात्रा, रिकमेंडेड मात्रा के अनुसार लेते हैं तो वो अमृत होती है, वो औषध हो सकती है। लेकिन जब हम उसे अशुद्ध अवस्था में और रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो शरीर के ऊपर अपने विषैले प्रभाव छोड़ सकती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि रोटी भी अगर हम ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वो भी हमारे अंदर विषैला प्रभाव, यानी कि हमें वो तंग करेगी, हमारे शरीर पे वो तकलीफ देगी, तो वो अपना विषैला प्रभाव छोड़ जाती है। तो बहुत सारी वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम अशुद्ध अवस्था में सेवन करते हैं तो वो विषयुक्त होती हैं, अपना वो विषैला प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर डालती हैं। इसके अलावा आजकल के युग में केमिकल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे शरीर के ऊपर विषैला प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि खेतों में जब स्प्रे वगैरह डालते हैं तो कुछ लोगों को स्प्रे चढ़ जाता है, इन्हेलेशन हो जाती है, स्प्रे छिड़कते समय उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके ऊपर उसका विषैला प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कृषि के साथ, खेती बाड़ी के साथ जुड़े ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो मनुष्य के ऊपर विषैला प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मतलब फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जो जिनके फ्यूम्स हैं, जिनके साथ काम करते रहने से हमारे ऊपर विषैले प्रभाव आ सकते हैं। जैसे केमिकल्स की फैक्ट्री में काम करना, पेंट्स की फैक्ट्रीज़ में काम करना, ये सारी चीज़ें भी हमारे ऊपर विषैले प्रभाव डाल सकती हैं। माइंस के अंदर काम करना, ये भी विषैला प्रभाव डालती हैं। तो बहुत सारे मतलब हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में आते रहते हैं जो हमारे ऊपर विषैले प्रभाव छोड़ देती हैं। इनके अलावा कुछ और विष होते हैं, कुछ विष तो ऐसे होते हैं जो व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ विष ऐसे होते हैं जो एपिडेमिक के रूप में फैल जाते हैं। बहुत सारे इन मास जो है वो लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे ये कोई किसी प्लांट में से कोई गैस लीक हो गया, आपने सुना भी होगा, ऐसे बहुत सारे हमारे केसेस आते रहते हैं। जब फैक्ट्रियों में से गैस लीक हो जाती है तो वो फटाफट से पूरे एरिया में फैल जाती है और वहाँ के रहने वाले लोगों को वो इफ़ेक्ट करती है, तो इन्हें एपिडेमिक्स के रूप में देखा जाता है। इसी तरह से जैसे बड़े एरियाज़ में जब आग लगने के एपिसोड्स होते हैं तो वहाँ से जो पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, वो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को, नंबर ऑफ़ लोगों को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इन्हें हम एपिडेमिक्स के रूप में देख सकते हैं। बाकी ये भी है कि जो व्यक्ति पर्टिकुलरली उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो वो व्यक्ति विशेष के रूप में इफ़ेक्ट करता है। तो अग्र तंत्र का जो हमारा प्रयोजन है वो यही है कि हम उन विषयों के बारे में जानें, उन्हें रोकने की कोशिश करें, उनका डायग्नोज करें, उनका ट्रीटमेंट करें, लोगों को उनके बारे में अवेयर करें और जितनी जल्दी हो सके हम पेशेंट को ट्रीट करके उसको स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकें। आयुर्वेद का इससे हमारा प्रयोजन भी हल हो जाता है और अग्र तंत्र के बारे में भी हमारी जानकारी अच्छी हो सकती है। तो इसके साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए दोबारा मिलेंगे।